नमस्ते। आज हम बात करेंगे मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप पे। ये आवाज उठ के आई है रवांडा से। रवांडा एक कंट्री है अफ्रीका में। तो उनका कहना है कि एक जमाने में हम फ्रेंच कॉलोनी थे, बेल्जियम की कॉलोनी थे, मतलब यूरोप के लोगों का हमारे ऊपर शासन था। फिर इसमें इंग्लैंड भी आया, फिर उसके बाद अमेरिका आया, कुछ इन्फ्लुएंस चाइना का आया, कुछ इन्फ्लुएंस रशिया का आया। तो जो रिसोर्सफुल लैंड थी अफ्रीका की, उसका इस्तेमाल किया गया। उसके खनिजों पे, उसकी जमीन पे, उसके लोगों पे अत्याचार हुए और उनको लूटा गया। उनका इस्तेमाल दूसरे देशों ने अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में, अपने धन ऐश्वर्य को बढ़ाने में किया गया। और ये अपने यहाँ से एक गुलामी मानसिकता के तहत सारी चीजें निकाल के देते रहे। अब विश्व के ऊपर नए सूर्य का उदय हुआ है। वो नया सूर्य भारत है, जिसने इनकी मदद की। इनको आ, जब कोविड टाइम्स था तो उस समय खाना, दवा आदि सारी चीजें दी, जिससे इनमें एक दोस्ती का भाव जागा, एक कॉन्फिडेंस जागा। दूसरी चीज जो भारत ने बहुत अच्छी की वहां पर, वो ये थी कि वहां पर काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले कि आपके अपने लोग पढ़ लिख करके आपके देश को चलाएंगे। हम आपके ऊपर शासन करने नहीं आए, हम आपकी रिसोर्सेस पे अधिकार करने नहीं आए। हम जो कुछ भी आपसे लेंगे उसके उचित मार्केट के जो दाम है वो देंगे। और हमारा विन विन रिलेशनशिप है कि हमारे देश की भी तरक्की हो और आपके देश की भी तरक्की हो, और हम दोनों एक दूसरे के दोस्त लंबे समय तक बन के रह सकें। जब भारत में डीप स्टेट की जब भारत में G20 की मीटिंग चल रही थी, उस समय अफ्रीका की 13 कंट्रीज ने G20 में G20+ किया गया इसको, और उसको G20 में ये जुड़ गए ताकि ये भी अपनी बात विश्व मंच पे रख सके। हम सब जानते हैं यूएन अब उसकी प्रामाणिकता खत्म हो गई है। उसकी जो भी सब कुछ संदिग्ध है, उसका उद्देश्य, उसका निर्माण, सब कुछ एक संदिग्ध संदिग्ध है। प्रासंगिक नहीं रह गया, अप्रासंगिक हो गया है। तो ऐसे में जो है, जब G20 उसको रिप्लेस करता है, तो एक नया अब इंद्रधनुष कहूंगी तो लोग अलग तरह से ले जाएंगे, दैट इज रेनबो। तो मैं इंद्रधनुष का, ब्रह्म धनुष का उपयोग करती हूँ कि सारा एक सुंदर सा बागीचा तैयार हुआ है और इसमें हर एक के लिए अधिकार है। तो अफ्रीका की जो इस समय मानसिकता है, जो खुशी है वहां पर पुनर्निर्माण की, वो आरंभ हो रही है। और वो खुल करके उन कॉलोनाइजर्स को, जो जिन्होंने जाकर के वहां पर गुलामी की स्थापना की थी, उनका प्रतिकार कर रहे हैं कि आपने आजादी देने के नाम पर भी जो दिया था हमको, वो झूठा था। और जैसे आप पहले हमारा दोहन कर रहे थे, कुछ कुछ वैसे ही दोहन आप बाद में भी करते रहे। हाँ, कहने को आपने लोकतंत्र की आजादी की स्थापना कर दी गई थी, और उसी आजाद लोकतंत्र की आड़ में धीरे धीरे बहुत सारे देश जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गए, जिसमें सिविल वॉर और इस तरह की आपने कॉन्फ्लिक्ट्स खो दी। जैसे सूडान है, काफ़ी सारी और कंट्रीज़ हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके रिसोर्सेज़ पे को आप वैसे ही यूज़ करते रहे जैसे आप पहले कर रहे थे। जब तक हम गुलाम थे, तब तक हमें मालूम था हमें आपसे लड़ना है। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं तो हम आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि अ, हमारा जो दुश्मन था, जो हमारे कॉलोनाइज़र्स थे, हमारे आका थे, मालिक थे, वो दूसरी तरह से पलट करके हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हमको आपस में लड़वाया और अब वो आराम से इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह के राज्य की स्थापना होती है? वो जो लोकतांत्रिक ना हो। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में ऑपोजिशन पार्टी को फंड करके, उसको कई तरह से सपोर्ट करके एनार्की, अराजकता फैलाना बहुत आसान है। हम डीप स्टेट की एक पुरानी तरकीब है, उसको देखते आ रहे हैं कि कुछ लोग होंगे, वो एकदम से जो है करप्शन के विरुद्ध उठ खड़े होंगे
और उनको जो हो सरकार है उसके उससे शिकायतें होंगी, फिर उसपे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होंगे, फिर उसमें दंगे होंगे और ये दंगे पूरे देश में फैल जाएँगे और उसके बाद पूरे देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। और अचानक वहाँ की जो कोई भी मिनरल्स और इस तरह की चीज़ें हैं, वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत सस्ते दामों में बिकने लग जाएँगी। देश के टुकड़े हो जाएँगे, मिलिट्री पावर्स का उदय होगा और जैसे हम बगल में अपने पड़ोस में म्यांमार में देख रहे हैं कि काफ़ी ढेर सारे मिलिट्री ग्रुप्स आ गए हैं, वो आपस में भी लड़ते हैं और आपस में लड़ने के लिए उनको विदेशों से धन चाहिए, विदेश से हथियार चाहिए, तो उस हथियार, उस धन के बदले में वो अपने देश की खनिज देते हैं। वही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो दूसरों के फ़ायदे के लिए अगर एक देश में सेना का उदय हो सकता है, मिलिट्री पावर्स का उदय हो सकता है, तो उसी मिलिट्री पावर का उद्देश्य उस राज्य में, उस देश में शांति की स्थापना करने में क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पर फिर से डेमोक्रेसी लाइए, फिर से धरना प्रदर्शन आंदोलन हो और उसके बाद फिर से जो है कहीं आईसिस पैदा हो रही है, कहीं कोई आर्मी पैदा हो रही है। तो हर जगह एक वही ढर्रा चल रहा है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लोज्ड सोसाइटी। इसके 3 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल है रशिया, जहाँ पे लोकतंत्र है पर को क्लोज़ सोसाइटी है। भाषा अलग होने के कारण और वो इंग्लिश को बहुत वरीयता नहीं देते। क्लोज़ सोसाइटी उन्होंने रखी है, उसमें पेनिट्रेट करना मुश्किल है। रशिया का एक बार अ, डिसइंटीग्रेशन कराने के बाद किसी भी तरह से रशिया को इन्फ्लिक्ट करने में दुनिया असफल रही है। दूसरा एग्ज़ाम्पल का है चाइना है। अपनी एक्सपेंशनिस्ट हरकतों के कारण वो इस समय ट्रबल में है, पर उसने अपनी सोसाइटी इतनी क्लोज रखी है कि लोकतंत्र का दिखावा करने के साथ-साथ एक पार्टी रूल है वहाँ पर। तो लोकतंत्र का दिखावा है और पूरे देश पे एक छत्र राज्य है। और तीसरा केस है राजतंत्र का, किम जो उनके अंडर में नॉर्थ कोरिया का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजतंत्र है और सोसाइटी क्लोज़ है और यहाँ पर भी अ, विदेशी या ये कह लीजिए डीप स्टेट पेनिट्रेट नहीं कर पाया और ट्रम्प किसी तरीके से बातचीत करके नॉर्थ कोरिया को विश्व मंच पे लाना चाह रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि लोग वहाँ के दुखी हैं। वो कई वीडियो ऐसे भी आए हैं, जहाँ लोग अपने राजा का गुणगान कर रहे हैं। ओपन सोसाइटी ओपन सोसाइटी आप पूरे दुनिया में देख रहे हैं और वहां पर दंगे फसाद आंदोलन ये सारी चीजें चल रही हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत आसान है क्योंकि जो नेता आता है उसको सबसे पहले इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है। अब वो पैसे अपने लगाएगा या किसी से लेके लगाएगा, तो उन पैसों की उगाही भी चाहेगा और उसके साथ करप्शन की शुरुआत होती है। तो एक्चुअली डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। जहाँ चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई या चुनाव इन्फ्लुएंस करने के लिए मीडिया मैनिपुलेशन किया गया या जहाँ पर चुनाव में फ्री बी बाँटे गए, ये सब शुद्ध चुनाव नहीं होने देते। तो वो भीड़ तंत्र हो जाता है, मोबोक्रेसी हो जाता है या मनी ओरिएंटेड डेमोक्रेसी हो जाती है, पर प्योर डेमोक्रेसी होती नहीं है। और इसी चीज को अब धीरे-धीरे अफ्रीका समझ रहा है, स्टार्ट कर रहा है और वहां पर जो मिलिट्री पावर्स हैं, वो सत्ता ले रही हैं और शांति अपने देश में स्थापित कर रही हैं या अपनी-अपनी टेरिटरीज में स्थापित कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारे जैसे अफ्रीका में जो डेप्थ है, उसका कारण चाइना है। अब चाइना क्या कर रहा था? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वो मेन मार्ग को नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसपे तो यूएस का कब्ज़ा है। तो उसने एक पैरेलल नेटवर्क बनाने की कोशिश की कि इससे चाइना का माल जाएगा, इसको चाइना यूज़ करेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? कोविड। और उसके बाद हम जानते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी ना तो उतना स्ट्रॉन्ग रह गई और जो इसमें एक पुशबैक आया चाइना को हर देश के तरफ से और सामान्य लोगों की तरफ से क्योंकि कोविड वुहान वायरस कहा जाता है, वहीं से निकला है।
तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन जो चाइना ने किया था, वो उसी के ऊपर बैकफायर कर गया। तो ओपन सोसाइटीज़ का बैकलैश देखने के बाद अब धीरे-धीरे मिलिट्री रूल सोसाइटीज़ और थोड़ी-सी क्लोज़ सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर रहे हैं, ताकि सामान्य जनता के लिए एक स्टेबिलिटी आए और उनका जीवन थोड़ा अच्छा बेहतर हो सके, इतने ज़्यादा इमिग्रेशन आदि की ज़रूरत ना पड़े। और जो संसाधन है उनका उपयोग उसी देश की जनता के लिए किया जाए। चूँकि राजा वहाँ पर होगा, देखिए राजा होने से एक लाभ होता है, उसे चुनाव नहीं लड़ना 5 साल पे, तो हर 5 साल पे देश अनस्टेबल नहीं होगा। थोड़े दिनों के लिए सही कि ये सरकार आएगी, नहीं आएगी, जैसे हमारे यहाँ ही है, मोदी सरकार को हटाने की कोशिश की जा रही है। जब तक पप्पू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तब तक भारत में लोकतंत्र की सही-सही स्थापना नहीं होगी। अब ऐसा लोकतंत्र तो भारत को ही नहीं चाहिए, तो इस तरह के प्रयास खाली भारत के साथ नहीं होते हैं। अमेरिका ओरिएंटेड सरकार हर देश में आए, इसका पूरी दुनिया में प्रयास होता रहता है। तो उस चीज़ को आप ये देखिए कि करप्शन आ रहा है और आप एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का एक सिलसिला चल निकलता है, उसकी जगह अगर राजतंत्र होता है, तो देश राजा का है, उसको किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर होके अपने देश के ऊपर शासन करने की ज़रूरत नहीं है। सारा धन किसका है? राजा का है, उसको करप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि जनता इसको एक्सेप्ट करती रहे। अप्लाई भी किया जा रहा है, जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ करेक्शन भी किया जा रहा है। लोग पंचों को चुन सकते हैं और इस बारे में उनको सारी चीज़ें पता भी होती हैं, तो चुनाव हों, पर लिमिटेड हों और चुनाव का एक तरीका भी हो कि जिससे देश थोड़े-थोड़े दिनों पर अ, अनस्टेबल ना हो। अब जैसे यूएस का एक रूल है, बड़ा विचित्र है, 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। जो राजनीति के लिए नया है, उसको पकड़ बनाने में ही 5-6 साल लग जाते हैं। इस बीच में एक बार और चुनाव आ जाते हैं। तो मतलब केवल पपेट्स बैठाते हैं आप कुर्सी पर, जो शासन असली करती है वो ब्यूरोक्रेसी है, जिसे बाबूडम भी कहते हैं। इसको छोड़ कर के जो सबसे ज़्यादा विश्व में प्रचलित था राजतंत्र, उनकी स्थापना की जाती है। ये बात सही है कि राजा का बेटा हो सकता है नालायक निकल जाए और ब्यूरोक्रेट लायक निकलेगा, इसकी कौन गारंटी दे सकता है। साथ ही सत्ताएं बदलती भी, ऐसा नहीं है कि जो एक बार सत्ता पे बैठ गया वो परमानेंट हो और उसका वंश चलाता रहेगा। बहुत सारे राजवंश आए और नष्ट हो गए, ये भी नष्ट हो जाएंगे अगर ये गलत होंगे तो इस तरह की चीजों के ऊपर अब अफ्रीका काफी ध्यान दे रहा है। रबर को भी पुल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रबर हर आइटम में लगता है, स्पेशली टायर वगैरह बनते हैं। इलेक्ट्रिक के काम में काफ़ी ग्लव्स व्लव्स में सब चीज़ों में लगता है। तो उनके पास खनिज बहुत अच्छे हैं, उनके पास सोना, चाँदी ये सारा सब कुछ है, रेयर अर्थ मटेरियल है, उपजाऊ भूमि है, बहुत अच्छी वन्य जीव जंतु हैं, बहुत अच्छा लैंडस्केप है। तो अफ्रीका अब अपने ऊपर, अपने लोगों द्वारा, फॉर द पीपल बाय द पीपल, वहाँ पर शुरू हो रहा है और राजनीति का स्वरूप अफ्रीका में धीरे-धीरे बदल रहा है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को और अमेरिका को हो रहा है। जिसमें अमेरिका में सत्ता बदल जाने के कारण वो इसका स्वागत कर रहे हैं, पर यूरोप अभी इस चीज़ों को मानने से मना कर रहा है और किसी न किसी बहाने इस परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो बात अलग है कि साथ में होने वाले यूक्रेन वाले युद्ध में ये एक प्रतिरोध की क्षमता भी यूरोप से छीन ली है। तो अब हम अफ्रीका को स्ट्रॉन्ग होते हुए और एक संप्रभु द्वीप बनते हुए देखेंगे। उसमें बसे जितने भी छोटे-बड़े देश हैं, उनको ऊपर आते हुए और अपने सभ्यता, संस्कृति पर नाच करते हुए, अपने रिसोर्सेज़ का सही यूटिलाइज़ेशन करते हुए, गरीबी की रेखा से ऊपर आते हुए देखेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।